नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ युधीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल युद्ध की, जिसे अब लगभग 4 दिन हो चले हैं। ईरान और इजराइल युद्ध में जब से खामने की मौत हुई है, उसके बाद से ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमला कर रहा है। इसका जवाब अमेरिका और इजराइल भी जोर शोर से दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी पत्रकार ने एक बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो कतर और सऊदी अरेबिया में बम लगाने की प्लानिंग कर रही थी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी सर। सर, पहले तो आपका स्वागत है। और सर, मेरा पहला सवाल यही है, जो अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने जो दावा किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ये अमेरिका के लिए चैलेंज होगा? देखिए, टकर कार्लसन एक फिलहाल पॉडकास्ट करते हैं, बड़े पत्रकार हैं और उनसे यदाकदा वाइट हाउस उन्हें बुला करके राष्ट्रपति ट्रंप भी मुलाकात करते हैं, तो ये उनका स्तर बताने के लिए। अब टकर कार्लसन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है, जिस तरह से लड़ा जा रहा है, क्या ये युद्ध अमेरिका का युद्ध है? क्या इस युद्ध की ज़रूरत अमेरिका को थी? और जिन परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा जा रहा है, क्या धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जिसमें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका सदा के लिए फंस जाएगा? उसके अपने हित मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक दूर से साधे जाते रहे। तो क्या इजराइल ने एक ऐसी व्यूह रचना की है जिसमें कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में, जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, उसमें सदा के लिए लड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यह युद्ध एक दिन का युद्ध नहीं है। उनकी तरफ से ये लाइन बार बार दोहराई जा रही है, और अब युद्ध में तो और भी ज़्यादा। लेकिन उन्होंने युद्ध के पहले ही ये बात कही थी कि ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में लोग अमेरिकी हितों से ज़्यादा इजरायली हितों की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम इजराइल के हितों की इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं कि उन्हें हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड में देते हैं, मदद में देते हैं, उनके लिए हम नए और आधुनिक हथियार सप्लाई करते हैं, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ सड़कें और स्कूल और ज़्यादा बनाए जाने की ज़रूरत है, वो संसाधन हम उन्हें क्यों देते हैं? अब ये एक ऐसी लाइन है जो कि बहुत कम लोगों के दिमाग में धंसती है। उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल तो पारंपरिक साथी हैं, इस युद्ध में दोनों साथ हैं, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब आप इस तरफ आइए, जहाँ पर ईरान के मिनाब में एक स्कूल में 160 बच्चियां मारी गई। युद्ध कोलैटरल डैमेज लेकर आता है, ये बात तो मानी जाती है, लेकिन कोलैटरल डैमेज का दायरा होना चाहिए। एक ही जगह पर 160 बच्चियां मारी जाए, ये किस तरह का कोलैटरल डैमेज है? अगर 160 जानी जानी है तो वो कई इलाकों को मिला करके होती हैं। जब ये पूछा गया इजराइल से, तो उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। यानी कि सर, ये हमला लगता है जैसे टारगेटेड था। अब ये क्या था, इस बारे में अमेरिका ने जांच शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिकियों की जो प्रोफेसड नीति होती है, ऊपर ऊपर जो वो कहते हैं, भीतर क्या करते हैं वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह के नागरिक हितों के नुकसान के हम पक्षधर नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी बच्चों के स्कूल पर जाकर के हम बम गिरा दें। और इजराइल कहता है तो हमें तो पता ही नहीं है किस घटना की बात हो रही है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जब किसी को पता ही नहीं है तो ये घटना हुई कैसे? कैसे टारगेटेड तरीके से वहाँ पर बम या मिसाइल गिराया गया और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया? अभी तक जितनी भी संख्या में मौत हुई होगी, लेकिन इस मौत को सबसे ज़्यादा
चर्चा में रखा गया है, क्योंकि ये मामला स्कूली बच्चों का था। आज उसकी तस्वीरें भी आई सर। ये कोई फौजियों का मामला नहीं था, ये कोई राजनीतिक हित साधने वाले लोगों की हत्या नहीं हो रही है। आईडीएफ कर रहा है, आईडीएफ के लोगों की हत्या हो रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ तो बच्चों का सवाल था। एक जानकारी जो आपने साझा की दर्शकों के साथ वो ये है कि सऊदी अरब और कतर में कुछ एजेंट्स मोसाद के पकड़े गए। उन एजेंट्स ने बॉम्ब लगाने की प्लानिंग की थी, ऐसा कहना है टकर कार्लसन का। पर अगर वो दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं तो फिर जाहिर है कि किसी के द्वारा उसका खंडन भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक खंडन सामने नहीं आया। आखिर क्या पकड़े गए इस तरह के लोग जो कि एजेंट के तौर पर इन देशों में बॉम्ब लगाने वाले थे? इज़राइल तो मित्र देश है, चाहे वो बात आप सऊदी अरेबिया और कतर की करें, क्योंकि वो तो अमेरिका के दोस्त हैं। इज़राइल भी अमेरिका का दोस्त है, तो उनके यहाँ जाकर के इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम कोई कैसे दे सकता है, या सोच भी कैसे सकता है? अगर ये सही है तो इन सब परिस्थितियों में लग ऐसा रहा है कि दरअसल इज़राइल और अमेरिका भले ही एक दूसरे के सहयोगी और साथी हैं, लेकिन जहाँ तक इस युद्ध का सवाल है, इस युद्ध में कहीं ना कहीं हाथ पकड़कर अमेरिका का इज़राइल लेकर आया है, और अब वो अमेरिका का युद्ध हो गया है। मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हम इसमें अगर न भी घुसते तो इज़राइल तो घुसता ही घुसता, और ऐसे में फिर हमें भी आना पड़ता। तो युद्ध करने की ये तो माकूल वजह नहीं हो सकती ना, कि कोई देश अगर किसी युद्ध में प्रवेश कर रहा है तो मजबूरी में आप युद्ध में चले जाएंगे। आपके हित अगर सधते हैं तो आप युद्ध में जाएंगे, अगर आपके हित नहीं सधते हैं तो आप युद्ध में कतई नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई और बात हो रही है। इज़राइल एक छोटा मुल्क है, उसकी क्षमताएं ज़्यादा हो सकती हैं, पर उसे हमेशा एक बड़े देश अमेरिका की ज़रूरत है। वो वेस्ट एशिया में तमाम दुश्मन देशों के बीच बैठा अगर हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की मदद से। लेकिन वो अमेरिका को लीड कर रहा है, अब ऐसी स्थिति बन रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और वो ये है कि आज ही उसने लेबनान में अपने नए अभियान की घोषणा कर दी है, जिसमें कि वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करेगा। हिजबुल्लाह गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इस बात को मानते हुए कि ईरान के साथ युद्ध जो है वो अब अमेरिका की जिम्मेदारी है, वो इस मौके का लाभ उठाते हुए हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। हिजबुल्लाह बहुत दिनों से उसके निशाने पर है, और हमास को ख़त्म करने के बाद हिजबुल्लाह को ख़त्म करना अगला टारगेट था। हमास आप जानते हैं फ़िलिस्तीन में, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, और हूतीज़ जो कि यमन में है, ये तीनों प्रॉक्सी माने जाते थे ईरान के। तो ईरान को अगर अमेरिका धकेल रहा है, उसे कॉर्नर करके रखा हुआ है, तो वो लेबनान की मदद करेगा नहीं, वो मदद नहीं कर पाएगा हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का ये सबसे बेहतर मौका है। और उन्होंने अभियान चला रखा है। अमेरिका की मदद से लेबनान के सैनिकों को सीमा पर से हटा लिया गया है, ताकि इज़राइल की फोर्सेस बड़े आराम से लेबनान के साउथ लेबनान की सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं, जहां पर अड्डे हैं हिजबुल्लाह के, और वो अपने बेहतर फायर पावर के साथ हैं, तो हिजबुल्लाह के लिए वो मौत लेकर आएंगी। लेकिन ये हो कैसे रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईरान से लड़ रहा है अमेरिका, तो ईरान के प्रति उसका अभी अटेंशन नहीं है। ईरान ने यह सुनिश्चित किया है लेबनान को कहकर कि आप अपनी फ़ौज हटाइए सीमा से, ताकि बड़े आराम से इजरायली डिफेंस फोर्सेस घुस जाए। तो ऐसा लग रहा है, और इस बात को कहने वाले बहुत से लोग हैं कि इज़राइल एक मुल्क के तौर पर अपने हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, और उसने एक ऐसी परिस्थिति बनाई है जिसमें कि अमेरिका ईरान से युद्ध लड़ने को विवश है, बावजूद उसके सीधे तौर पर उसका कोई हित इस वक्त नहीं सध रहा है। कब बनना था न्यूक्लियर वेपन,
नहीं बनना था, ये सारी जानकारियाँ मोसाद लेकर के आता है और अमेरिका को देता है। उसकी जानकारियाँ कितनी पक्की हैं नहीं हैं, इसके वेरिफिकेशन का ज़रिया CIA है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो मोसाद ही है उस क्षेत्र में। लिहाजा अमेरिका को अब एक सहयोगी से ज़्यादा एक लठैत की तरह इज़राइल इस्तेमाल कर रहा है, और उसे इस बात से भी चिढ़ है कि अमेरिका के ज़्यादा करीब ये कतर, ये बहरीन, ये UAE, जो सारे ये मुस्लिम सऊदी, देश हैं। हाँ, ये नहीं होने चाहिए। सबसे करीब हम होंगे और उसके बाद ही इनका नंबर आना चाहिए। लिहाजा वो इनके खिलाफ भी खेल कर रहा है। सर, कार्लसन ने भी दावा किया है, कार्लसन ने अपने शो में कहा है कि इजराइल जानबूझकर अमेरिका के अरब साथियों के बीच अफरा तफरी फैलाता है। अब ये आधार है जो है इस बात का, वो ये है कि देखिए युद्ध ने किस तरह का रूप लिया। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। ईरान बदले में जो कार्रवाई करता है वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ही नहीं करता है, बल्कि उसने अपना दायरा फैला दिया। उसने शुरुआत कर दी ऐसे मुल्कों से जो युद्ध में सीधे तौर पर नहीं थे। उसने जॉर्डन को मारा, उसने ओमान को मारा, उसने कुवैत को मारा, उसने कतर को मारा, उसने बहरीन को मारा, उसने UAE को मारा। ये सब तो सीधे नहीं लड़ रहे थे। किसकी वजह से ये सब हुआ? वो त्राहिमाम कर रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं हमारे लोग परेशान हो गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। UAE के तेल के कुएं उनके ऊपर आज हमले हुए हैं। सऊदी के एक सबसे बड़े प्रतिष्ठान तेल का अरामको, उसके ऊपर हमला हुआ है। कुवैत के हवाई अड्डे को उड़ा दिया गया है। वहाँ पर जो बेस था, नेवल बेस अमेरिका का, उसे उड़ा दिया गया है। आप दुबई आइए, वहाँ भी एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचाने की खबरें आई हैं, हालांकि यह पुष्ट हैं, पर वो जो बुर्ज खलीफा है उसके नज़दीक एक मिसाइल आकर के गिरी है और वहाँ भी नुकसान हुआ है। ये सब लोग तो युद्ध में थे नहीं ना, पर यहाँ युद्ध को लेकर के कौन पहुँच रहा है? ईरान की आखिर क्यों इच्छा हुई कि मैं इन सब को मारूंगा? क्योंकि ये सब के सब अमेरिका और इजराइल के पक्षधर लोग हैं। अगर इजराइल के नहीं भी हैं तो अमेरिका के तो हैं ही। लिहाजा युद्ध का दायरा फैल गया है, 14 देश। और अमेरिका जो है वो अब परेशान है, अपने नागरिकों को कह रहा है कि आप लोग यहाँ से निकलिए। ये सब वो कष्ट जो ले रहा है, किसकी वजह से? आज ही सुबह खबर आई कि रियाद में जो उनकी एम्बेसी है उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल से हमले किए। हालांकि कोई उस वक्त था नहीं उस एम्बेसी में, इसीलिए किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन ये हुआ। कुवैत में भी उनके दूतावास पे हमला हुआ। आज की तारीख में जॉर्डन हो या ईरान हो या बहरीन हो, उनके दूतावास बंद हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्होंने अपने दूतावास को डाउनग्रेड किया है और जितने नॉन इमरजेंसी स्टाफ हैं उन्हें वापस लेकर के चले गए। ये सब क्यों? इसलिए कि एक युद्ध इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ लड़ा जा रहा है। इजराइल की मदद से नहीं, इजराइल के लिए लड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और इस कूटनीति में इजराइल बखूबी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आपने 14 देशों की बात की, इसमें सर इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत हमेशा एक तटस्थ नीति अपनाता है। उसकी हमेशा एक नीति ऐसी होती है कि वो किसी की तरफ झुकाव नहीं दिखाता है। 1950 से इजराइल के साथ हमारे संबंध हैं, लेकिन हमने अपनी एम्बेसी उनके यहाँ नहीं खोली थी, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारी आस्था फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष में हमेशा रही। 1992 में ये सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ एम्बेसी खोला गया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने भी कहा कि जो अधिग्रहित ज़मीन है उसे इजराइल को छोड़ना होगा। लेकिन पिछले 11-12 सालों में इजराइल के साथ हमारे संबंध और ज़्यादा दोस्ताना हुए और आज की तारीख में इजराइल, भारत और अमेरिका एक एक्सिस की तरह हो गए।
आखिरी यात्रा इस युद्ध के पहले आप याद करें तो प्रधानमंत्री मोदी की है। वो लौटे हैं और ये युद्ध शुरू हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को पता था, क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता था। इसकी हकीकत जो भी हो, लेकिन भारत की जो तटस्थ नीति है वो हमें किसी और जाने की इजाज़त नहीं देती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं। ओमान के सुल्तान से उन्होंने बात की है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के लगभग प्रिंस से सात बात देशों की के है। सबों से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने यूएई के सुल्तान से बात की है। उनकी कोशिश ये है कि हर उस व्यक्ति के साथ बात करो जो इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भाई बंधु करीब 1 करोड़ गल्फ देशों में रहते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। हम इजराइल के फेरों में नहीं पड़ सकते हैं। उनकी अपनी व्यवस्था, उनके पॉपुलेशन बहुत कम है, सबके लिए उन्होंने बंकर बना रखे हैं। इतने भीषण हमले के बाद मात्र 11 लोग उनके मारे गए हैं, जबकि लगातार ईरान की तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान में 700 लोगों के आसपास लोग मर गए। एक ही जगह, एक ही स्कूल में 160 बच्चियां मर गई हैं। उनके पास 11 मौतों का ही आंकड़ा है। ईश्वर न करे कोई एक व्यक्ति भी मरे, लेकिन आप देखिए कि क्या रणनीति है इजराइल ने जो अपना रखा है, लेस डैमेज मोर गेन। और इसी कारण से ये माहौल एक बनने लगा है कि क्या आज की तारीख में, और ये अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है, ट्रंप फंस गए हैं, ये तो इजराइल फर्स्ट है। क्योंकि इजराइल चाहता था कि हमला ईरान पर हो और अमेरिकी खींचे चले आए, उन्होंने हमला कर दिया है। तो ये जो नीति है, ये नीति दरअसल इजराइल को एक बड़े ही शातिर और चालाक और बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ देश के तौर पर स्थापित करती है। पर अमेरिका भी तो आखिरकार अमेरिका है, उसे क्या हो रहा है? उसे क्या इस युद्ध में घुसने की ज़रूरत थी जब उसके नेटो सहयोगी साथ नहीं हैं, जब ब्रिटेन कह रहा है कि हम साथ नहीं हैं, जब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश एक्टिवली इस युद्ध में घुसने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं? क्या हुआ नेटो का? और ऐसे में तो लग यही रहा है कि नेटो से भी बड़ा साथी आज की तारीख में अमेरिका के लिए इजराइल हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद इस चर्चा के लिए। तो दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।